अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन का हर पाकिस्तानी को पता भी है और फिक्रमंद भी है। इसके अलावा बलूचिस्तान और KPK में जो सूरत हाल है और दहशत गर्दों का जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान मुकाबला कर रही है और शहादतें भी हो रही हैं, वो भी ढकी छुपी बात नहीं है। मुल्क के माशी हालात कैसे हैं, IMF का कर्जा भी हमें मिल गया है, कहाँ कहाँ हमने खर्च करना है, कितना कितना कौन सी वो किस्त हमें देंगे, ये भी बात हम करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब को जो अमेरिका और चाइना के सफ़ीर आके जाती उम्र में मिले हैं, जबकि सिटिंग जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक मुकदमस्तान बना हुआ है और आपने देखा कि अदालतों में हर रोज़ आप देखते हैं और पाकिस्तानी कौम ज़हनी तौर पर बीमार हो गई है कि अदालतों में इस किस्म के फेक का जहाँ मुकदमात चल रहे हैं, वहाँ हुकूमत दिन रात सुप्रीम कोर्ट के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है। कोई भी फैसला हो उसके खिलाफ कानून साजी फौरी तौर पर आ जाती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार, जिसको घिनौना किरदार कह सकते हैं, उसका 7वां इजलास भी आज बेनतीजा ख़त्म हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए या नहीं। लेकिन आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की सरहदों पर और दहशत गर्दी पर। ब्रिगेडियर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप कह सकते हैं कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और पाकिस्तान के अहम ओहदों पर इन्होंने काम किया। नवाब गौस बारोज़ई साहब का वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं और मियाँ ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, IMF से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रिगेडियर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं यहाँ जहाँ आपको पाकिस्तान इत्मीनान का इजहार कर सके। इलेक्शन 2024 के बाद एक जंग जैसी फजा है, अपोजिशन हिलसे कर रही है और हुकूमत जो है वो आइन साजी और रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ किस्म की आइनी तरामीम लेती है। और जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो या मसलन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का छोटा मोटा फैसला भी हो, तो उसी वक्त कानून साजी हो जाते हैं। इवन देन जो पाकिस्तान के शहरियों की आज़ादी को आर्टिकल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसके मुतल्लिक़ भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस के लिए सज़ा वायलेशन पर 10 साल तक करके एक दिन में बिल पास होता है, दूसरे दिन सदर साइन कर देते हैं। मगर ये किस्सा मुख्तसर ये है कि इस वक्त सर ब्रिगेडियर साहब आपने सिर्फ ये बताना है कि KPK और बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। उनका इशारा गालबन जो 12 सफारती नुमाइंदे या उनकी फैमिलियाँ मालम जब्बा गई थी। फिर एक मवेशी मंडी पर भी बरूद से हमला किया गया है, स्वात में हमला किया गया है पुलिस गाड़ी के ऊपर, और खुदकश बमबार ने आज इतराफ़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें तैयार किया जा रहा है। बलूचिस्तान में काफ़ी नौजवान जो वरगलाए जा चुके हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर फरमाइए ज़रा। दरअसल हमारे मुल्क में एक पार्टी जो बनी है PTI, उनको जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। उनको गैर जिम्मेवारी का सबक या गैर जिम्मेवारी का सबक सिखाया जा रहा है और वो यंगस्टर है, उनको मालूम नहीं है। तो दरअसल इसमें अगर ये देखें कि जो स्वाद में वाक़या हुआ है, आपने उसका रेफरेंस दिया है। स्वाद में जो है मतलब अमन अमान ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट लोग आपके आ रहे हैं तो उनके साथ सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी है। ये तो मेरे ख्याल में नाकाबिल कबूल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ पर जो DIG है पुलिस का, नहीं DIG भी है भाई, फॉरेन ऑफिस उनको इजाजत कैसे देता है जब तक पूरा प्रूफ जो है उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम ना किया जा सकता हो। और बल्कि सावना सी उनके साथ जब आमतौर पर रेंजर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं खड़ी होती है, रेंजर इस किस्म का सिचुएशन करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि यही वो कमजोरी है
اور دوسری طرف جو ہے یہ جو دہشت گرد ہے یا دہشت گرد نہیں ہے، کوئی بھی منشی ایلیمنٹ ہے، ان کو ایک طریقے سے اشارہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فائرنگ کر دیں یا کوئی اور کر دے تو خواہ مخواہ حکومت بدنام ہوگی۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہاں پر، ایک تو یہ کام بھی نہیں کر رہی ہے، اور دوسرا ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی شادی کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت کمزور حکومت ہے یا غیر ذمہ دار حکومت ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ کلاشنکوف کے بٹ سے کسی گاڑی میرا خیال یہ تو پہلے واقعہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور میرے خیال میں یہ کسی بھی چیف منسٹر چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، اس کے پوزیشن کے مطابق، اس کے عہدے کے مطابق جو ہے یہ نہیں ہے۔ تو یہی حالت صوبے کی بھی ہے۔ جو امن و امان کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے۔ یہاں پر ٹریفک چلتی ہے، یہاں معلوم جبہ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں ہر روز، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن غیر ملکی اتنے امپورٹنٹ لوگ آئے ہیں اور اس کی جو حفاظت ہے اس میں اتنی، لیکن مویشی منڈی پر بھی بروز سے حملہ ہوا ہے، کافی جانور مر گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا، اور پھر سوات میں پولیس وین پر بھی آج حملہ ہوا ہے، رات ہی نہیں حملہ ہوا ہے۔ جی بالکل، اس طریقے سے تو حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ جو ہماری یہی سیاسی پارٹی ہے ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک طریقے سے ان کا طالبان کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ نرم ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سر اتنی کیپیسٹی میں کے پی کی حکومت ہے یا پولیس ہے کہ یعنی سرحدوں کے اوپر افغانستان میں جو فینس لگی ہوئی ہے، دہشت گرد وہاں سے جب آتے ہیں کارروائی کرتے ہیں، تو یہ تو بارڈر پر جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس انفارمیشن بھی ہونا چاہیے، ان کو روکنے کے لیے انتظامات بھی ہونے چاہیے۔ جی بالکل، لیکن اگر جدھر جو حکومت ہو یعنی اور وہ جو ہے ان کی پالیسی مرکزی حکومت کے برخلاف ہو اور وہ کہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، اس طرح کی فوراً پالیسی کے مطابق جو ہے یہ مذاکرات صوبائی حکومت تو نہیں کر سکتی، نہ اس کا کر تو نہیں سکتی، لیکن آپ نے دیکھا مریم نواز شریف صاحب جاتے عمرہ بیٹھے ہیں، امریکہ اور چائنا کے سفیر وہاں ملنے آتے ہیں، جبکہ قانونی آئینی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، بھلے کتنا بھی بڑا لیڈر ہو، یعنی یہ پروٹوکول کا تقاضا تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں تو ملاقات ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ ٹائم لے کے مل سکتے ہیں۔ جی تو یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے جو ادھر لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کو خراب لگتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی خراب نہیں ہے، مگر یہ ہماری کمزوریاں یا جان بوجھ کے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے جو چیزیں آپ نے ابھی سر فرمایا ہے کہ ظاہر ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے، علی امین گنڈا پور نے جو کہا کہ افغانستان میں جاؤں گا صلح کے لیے، ظاہر ہے یہ فارم آفس کا کام ہے، تو اس کو تنقید کرنی چاہیے، لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب رہے ہیں، وہ تو اکثر وہ دوسرے ملکوں کے سفیروں سے ملتے ہوئے تو خود بھی دورے کرتے رہے، چائنا بڑے بڑے ملکوں میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کو شہباز سپیڈ کا نام بھی چائنا دیتا رہا ہے، اور یہاں انویسٹمنٹ جو سیٹ پیک کی تھی وہ پنجاب میں ہوتی رہی۔ جی بالکل، مطلب ہے کہ ایک بات چیت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی سفیر آتا ہے یا کوئی ان کے سفارت خانے کے کوئی اور اہم لوگ آتے ہیں، وہ صوبائی حکومت سے اگر سپوز حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے نان لیگ کی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوتا، تو اگر وہ اہل ہوتا، انکمپیٹنٹ ایسا ہوتا کہ افغانستان میں وہ بات کر سکتا، تو اس سے ہوتے فائدہ تو پھر اٹھانا چاہیے تھا۔ صرف یہ ہے کہ وہ مخالف حکومت ہے، اس لیے یہ پروپیگنڈا وفاقی حکومت کرتی رہی کہ ہمیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہوتا کون ہے۔ میرے خیال میں نون لیگ کی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتی کسی اور حکومت کے ساتھ۔ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، یہ مذاکرات مرکزی حکومت وزارت خارجہ کے جو اسٹیبلشڈ طریقے ہیں اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کسی
یہ آپ امریکہ میں دیکھیں، وہاں اسٹیٹس کو کافی آزادی ہے، لیکن کیا اسٹیٹ اٹھ کے کہے گا کہ میں روس کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں؟ یہ تو مذاق ہے۔ ظاہر درست ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک شیخ سعید ہوتے تھے قصور میں، جب صدر مشرف کی حکومت آئی تو روزانہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ امریکی پریزیڈنٹ قصور میں بات کرتا بڑی لمبی۔ وہ کون آدمی جب پتا کیا تو شیخ سعید تھے، جن کے اس وقت غالباً بیٹا امریکہ میں سفیر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسے بھی بلایا گیا اور اس سے فیسیلیٹیشن لی گئی، یعنی کوئی پاکستانی بندہ اگر محب وطن ہے تو اس کی مدد تو لی جا سکتی ہے۔ مذاکرات ہوئے تو نہیں افغانستان کے ساتھ، وہاں اس وزیر اعلیٰ نے کر لیے۔ جی وہ وزیر اعلیٰ کر نہیں سکتا، نہ اس نے کی ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نے بات کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک چل رہا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی، یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے افغانستان کے ساتھ نہیں، یہ جو دہشت گرد ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لے جا سکتے، ایسا ہی ہے، یعنی آئین میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ آپ کسی اور کنٹری جو اسٹیبلش کنٹری ہو جیسے افغانستان ہے اس کے ساتھ مذاکرات۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ یہ نئی جو پاکستان میں امریکی اور چائنا کے سفیر ملے ہیں، یہ اس کا کیا پس منظر آپ سمجھتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو شاید ریشم ہے، پھر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ڈیمز کے اوپر، اور ان پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ کا اس ٹائم پہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریپبلک آ جائیں یا ڈیموکریٹس رہیں، تو یہ اس طرح ملاقات کا کوئی پس منظر آپ کے سمجھ میں لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ فرانس جا رہے ہیں اور وہاں سے لندن جائیں گے؟ یہ کچھ لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں ایک پروگرام میں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب ان کو کہا گیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو آپ چلے جائیں یا کیا یہ تو ذرا بتائیے۔ اور میرے خیال میں وہ جا سکتے ہیں، اگر وہ کہیں بات کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جو پالیسی ہے ملک کی وہ، اور اس کے اندر خاص کر ڈیفنس بھی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں، تو یہ ایسی گپ نہیں ہے کہ کسی کے جانے سے کوئی وہ امریکہ کے سفیر اور چائنا کے سفیر میاں شہباز شریف صاحب کیوں نہیں ملے اور میاں نواز شریف صاحب کیوں ملے، یہ ذرا بتا دیجیے، کیونکہ وہ کچھ اس وقت آئین ہوگا تو نہیں ہے ان کے پاس۔ جی بالکل، کوئی بھی مل سکتا ہے سفیر کے ساتھ، کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بھی ملا ہوں، انہوں نے بلایا بھی ہے، بات چیت بھی کی ہے، تو وہ تو ہر ایک آدمی کی ایمان پہ ہے کہ میں پاکستان کی بات کروں گا اور پاکستان کی جو وہ ہے اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کروں گا۔ باقی امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ صرف سفیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک پالیسی چلتی ہے پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان میں وہ سی پیک کے خاص کر بہت خلاف ہے۔ اور جتنے بھی آپ نے بات کی ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی مقصد ان کا یہ ہے یہ سی پیک کو اسٹاپ کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے۔ بلیل صاحب آپ بلوچستان چلتے ہیں کہ وہاں جو ٹریننگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور جو جس نے پریس کانفرنس ایک بی بی نے کی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے کسی پروجیکٹ میں کام بھی کر رہی تھی، پڑھی لکھی ہے، تو اس نے کہا جی میں تو وہ باقاعدہ تیار ہو گئی تھی خودکش بمبار کے لیے، جہاں مجھے لے کے گئے تھے وہاں بے تحاشا نوجوان ہیں جو بٹکائے گئے ہیں یا برگلائے گئے ہیں۔ تو یہ کون سی وہاں انڈر گراؤنڈ ایسی کوئی سلسلہ چل رہا ہے جس کے متعلق ایجنسیوں کو یا نہیں پتہ چل رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ پھر آخر میں ظاہر جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہی ہم جاگیں گے۔ جی بالکل، بلوچستان میں بیسک مسئلہ یہ جو سی پیک ہے اس کے اوپر دبانا ہے پاکستانی حکومت کو، اور امریکہ نہیں چاہتا، اور امریکہ کے آگے ادھر بھارت ہے، تو وہ جتنے پیسے ویسے ان کو دیتے ہیں۔ افغانستان میں بے روزگاری ہے، اور وہاں کے جوان ویسی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں۔ یہ جو بنا ہے گوادر پوسٹ، اس میں کچھ لوگوں کو روزگار مل گیا ہے۔ یہ جو روڈ بنے گا اس میں بھی کئی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے، لیکن وہ کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر یہ
پہلی انسرجنسی نہیں ہے، اسی طرح ہوتی رہی ہے جہاں پر ان کے یہ لوگ علیحدگی پسند جو کہلاتے ہیں یہ جو ہے جڑ جاتے ہیں 74 75 اور آگے 79 تک جو ہے یہ نہیں آپ پھر یہ ہے کہ انفارمیشن بیس ہی آپریشن ہوا کریں گے، کیونکہ یہ تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جو سفیروں پر مسئلہ ہوا ہے تو ادھر بلوچستان کی پریس کانفرنس آ گئی ہے، ادھر پھر دھماکہ ہوا ہے، تو یہ اس طرح چلتا رہے گا یا کیا کوئی ایسا کوئی پلان یا کوئی ایسا سسٹم کوئی کرنا پڑے گا، یا جو نہیں ہو رہا حکومت درست کر رہی ہے یا کم کر رہی ہے یا اور کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا بتائیے۔ دراصل بلوچستان میں نے جیسے کہا نا ایسرجنسی آتی رہتی ہے اور وہاں فرٹائل لینڈ ہے ایسرجنسی کے لیے، اور لوگ جو ہے وہ خاص کر یہ جب بنا تھا یا بنا رہے تھے سوچ رہے تھے تو وہاں پر جب پرویز مشرف مجھے بلایا تھا وہاں پر ہی گوادر میں، تو وہاں پر ہم کھڑے ہو کے ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جگہ ابھی تو بہت پیسفل آپ کو نظر آتا ہے، یہ مکرانی لوگ بڑے پیسفل غریب لوگ ہیں، وہ ماہی گیری کرتے ہیں اور نواب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ بنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا وہ ہوگا، تو اس لیے یہاں پر آپ کو انٹیلیجنس۔ اچھا اگر میاں صاحب کو سوال پوچھ رہے ہیں تو رک جائیں۔ میاں زیاد صاحب، میاں صاحب ایک منٹ، میاں زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ صاحب یہ کو آپ سے سوال کریں گے کیونکہ ظاہر لاہور میں بیٹھے ہیں، چیمبر آف کامرس میں بڑے سینئر عہدے پر ہیں اور مشیر بھی ہیں اور مینجمنٹ میں اور فائنانس میں۔ میں سب بریگیڈیئر محمود صاحب آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو بتائیے، کیونکہ اگر دو صوبے جرنیسی میں ہیں یعنی تو صورتحال ظاہر اس کے اثرات تو آپ پر ہی پڑیں گے پنجاب کے اوپر، وہ پنجاب کا واقعہ بھی ہوا تھا، بے شک وہ دشمنوں نے کیا تھا لیکن ہم وہاں انڈسٹری وغیرہ قائم کر تو نہیں سکتے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب کو سوال کرنا چاہیے تو پوچھیں۔ جی میں اس میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کی جو بصیرت ہے اس میں تو ماشاءاللہ سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کا بہت شور ہے، اس کی روٹ کاز جو ہے اس کو تلاش کرنے کی اور وجوہات کو میرے خیال میں دور کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کے، کیونکہ اس وقت دیکھیں کہ ہمارا کوئی انوالومنٹ کسی سپر پاور کے ساتھ بظاہر نہیں ہے، رشیا یہاں سے جا چکا ہے، امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے، تو اب کیا وجہ ہے اب افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کیوں سے نہیں ہو رہے، اور ہم کن طاقتوں کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی صوبائی اگر لیول کے سیاستدان ہیں بلوچستان میں ہیں یا کے پی کے میں ہیں تو اگر ان سے کوئی مدد لے سکتے ہیں، وہ ان کی زبان بولتے ہیں، وہ ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل آزاد روی کے ساتھ اور پروٹوکول کے خلاف جایا جائے، لیکن پروٹوکول کے اندر رہتے ہوئے کنسنسس اور سیاسی اختلافات کے باوجود میرے خیال میں پیدا کیا جا سکتا ہے، جس پہ تمام لوگ تمام طاقتیں مل کے اور اس کی روٹ کاز کو تلاش کریں دہشت گردی کے، کیونکہ اب ہم میرے خیال میں دہشت گردی سے بہت تھک چکے ہیں میری حیثیت کو، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل ایفرٹس ضرور کرنا۔ جی گردیجی صاحب یہ سوال آپ سے آ گیا، اور یہ بھی بتائیے کہ جب حکومت پی ڈی ایم 1 کی تھی تو وزیر خارجہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے تو وہ افغانستان گیا ہی نہیں ہوتا، تو کون کرے؟ سارے آپ کے علاقے میں جو کیجویلٹی ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ وفاق تو وزیر خارجہ گیا ہی نہیں افغانستان۔ دراصل یہ جو ایشو ہے یہاں پر افغانستان میں جو طالبان اس طرح انہوں نے قبضہ کیا اور بڑے مزے کیے اور ابھی بھی مزے کر رہے ہیں، تو یہاں کے قبائلی علاقے میں کچھ لوگوں نے ان کی نقل کی اور یہاں پر بھی طالبان کی ایک موومنٹ جو ہے وہ بنی، اس طالبان کی موومنٹ کو بھی ہم بات چیت یہ وہ کرتے رہے، آخر میں یہ ہے ان کے خلاف فورس استعمال کیا، اور پاکستان مضبوط ملک ہے، فورس ہے اس کے پاس، تو یہ جو لوگ ہیں کافی سارے تو مارے گئے اور کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا، اور کچھ افغانستان میں بھاگ گئے۔ افغانستان میں وہ رہ رہے تھے اور انہوں نے پاکستانی حکومت سے کافی
सालों की बात है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आने दिया जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमें आने दिया जाए। अभी उसमें ये है कि ये लोग जो है यहाँ लोगों को कत्ल कर चुके हैं और यहाँ पर कबायली इलाके में रिवाज है कि वो अपने कत्ल का बदला लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाएं और उसको फेस करें, लेकिन ये चाहते हैं कि उनको हुकूमत की आशीर्वाद हासिल हो और ताकि लोग उनको ना मारें। हमने कहा हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। और दूसरा ये है कि आपके साथ बातचीत पहले जो है वो कबायली इलाके में FCR था, एक कानून था अलहदा पाकिस्तान के आईन के अलावा, और फिर पाकिस्तान का आईन को एक्सटेंड किया गया। तो आईन के मुताबिक अपने मुल्क के कुछ लोगों के साथ, ग्रुप के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के या किसी मुल्क सवाल ये है कि ज़ाहिर है उनकी ज़बान आप लोग बोलते हैं, सपोज आप वज़ीर आला हैं, आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, तो आपके तल्लुकात ज़ाहिर है, हमने तो देखा पेशावर में 50-60 हज़ार आदमी रोज़ाना उधर से इधर से उधर जाता रहता था, वो सामान लेके जा रहे हैं, वो आ रहे, इतना रश होता है। वजह ये है कि एनगेज करना, जिस तरह कई दफ़ा हमने कबायली सरदारों को एनगेज किया बकायदा, और फ़ौज पाकिस्तान में हमने एनगेज किया आपके जी। नाज़रीन, हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, तो हमारे साथ नवाज गोश पर बारूज़ई साहब मौजूद हैं और मियां ज़ियाद साहब मौजूद हैं, कराम साहब। तो नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, अभी बात हो रही थी कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि KPK और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है, जिसके जवाब में ब्रिगेडियर महमूद साहब अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी कि ये सिलसिला जो है ये KPK हुकूमत की इनकम्पिटेंसी है और उनके जो हमदर्दियां हैं वो तालिबान के नैरेटिव के साथ हैं। क्या इतनी ही वजह है कि ये दोनों सूबे इस वक्त दहशत गर्दों के नरगे में हैं और जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनके होते हुए सिर्फ पुलिस या सूबाई हुकूमत कोई ऐसा रोकथाम कर सकती है? इकबाल शाहिद साहब, बड़ी मेहरबानी है आपने मुझे लाइन पे लिया जी। ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं वो हो सकता है ऐसे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सियासी तारीख है उसको देख के तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हकीकत बोलने वाले को कोई बोलने नहीं देता, नजदीक भी नहीं पटकने देता जी। ऐसे ही ये KPK की हुकूमत तो सिर्फ इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनको जो चीफ मिनिस्टर है वो थोड़े से लाउड माउथ है जी, वो बात करते हैं। भारत आपके बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान है, सॉरी जी, उस तरफ से तालिबान की बात चलती थी, फिर पाकिस्तानी तालिबान का नाम भी आ गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडेमोनियम है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। मैं क्योंकि सन ऑफ सॉइल ओरिजिनल बलूचिस्तान का भी समझ ले और KPK का भी, क्योंकि मेरी तारीखी स्ट्रेच उस तरफ भी जाता है, तो मुझे पता है पठान साइकोलॉजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पठानों के सबसे बड़े क्या कहते हैं ट्राइब्स का जो चीफ, मेरा खानदान। जी, आप चीफ ऑफ ट्राइब हैं जी। ठीक है जी, तो मैं उधर की साइकी भी जानता हूँ, यहाँ की साइकी भी जानता हूँ। तो और मैं यहाँ पे पाकिस्तानी साइकी भी जानता हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैं बलूच साइकी भी जानता हूँ, फिलोसफी भी उनकी जानता हूँ, सब कुछ, क्योंकि मैं सदियों से, 1 सदी नहीं, 2 सदी नहीं, 6-7 सदियों से इस इलाके में मेरी तारीख है और पीछे ऊपर भी है। तो कहने का मतलब ये कि ये सियासी पेंडेमोनियम, जिसकी वजह से अगर गंडापुर साहब थोड़ा सा अच्छे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर मूव करते तो अच्छी बात थी, बुरी बात नहीं थी। सियासी बदबख्ती है। नवाब साहब, एक और बात है कि जब अमेरिका और चाइना के सफीर जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहब को मिल सकते हैं, तो वो जो अफगानिस्तान के मुतल्लिक अली अमीन ने बात की थी कि मैं बात करने की सहूलत फराहम कर सकता हूँ, हम बात कर लेंगे, तो इनमें क्या फ़र्क है? मतलब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और अफगानिस्तान से तो वफाकी हुकूमत को बात करनी चाहिए। तो अगर कोई सपोज ऐसा बंदा अच्छा उनके साथ तल्लुकात हों तो उसकी खिदमत लेने में हरज क्या है? मैं आपसे अर्ज करूं कि बिल्कुल अली अमीन गंडापुर ने सॉरी जी, अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा है, गलत नहीं कहा। पाकिस्तान एक फेडरेशन है जी, KPK उस फेडरेशन का एक अहम हिस्सा है, बलूचिस्तान भी उतना ही अहम है। हमारे बॉर्डर्स अक्रॉस बॉर्डर्स जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे
अजीज अकरबा रिश्तेदार आज से नहीं सदियों से दोनों तरफ हैं, तो ये दोनों मिलके कोई ना कोई असिस्टेंस कर सकते थे। जाती उम्रा के लिए ही जी, जाती उम्रा वाले क्यों इतने बजिद है कि उन्होंने यहाँ इस जहाँ पे जाती उम्रा बना हुआ है, यहाँ इस वक्त लाहौर में पंजाब में, क्यों उन्होंने हिंदुस्तान का नाम क्यों यहाँ पे लाके डाल दिया, यहाँ पे कोई और नाम रखते अपने महल का तो ज्यादा अच्छा होता। ये बदनसीबी ये कि हमारी नफरतें अभी तक खत्म नहीं हो रही। मैं अभी देख रहा हूँ जी कि यहाँ पे सियासत की बात हो रही है। आपकी चीफ मिनिस्टर कह रही है कि जी किसी ने सियासत को बदनाम कर दिया है और सियासत ऐसे है, सियासत वैसे है, दरख्त लगाओ, ये करो, वो करो। आई डोंट नो वो क्या करना चाहते हैं जी। उसने कोई गलत नहीं किया अभी अली अमीन गंडपुर साहब ने। अच्छा ये बताइए कि दहशत गर्दी जो इस वक्त हो रही है, 3, 4, 5 केस इकट्ठे हो गए, इन हालात में मियां नवाज शरीफ फ्रांस जा रहे हैं, वहां से लंदन, ये जो 2 सफीर मिले हैं, ये कोई वजह है कि पाकिस्तान में कुछ चेंज देख रही है या अभी ये लड़ाई बढ़ेगी? ना जी, ये लड़ाई को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। वो इसलिए मिले हैं कि मियां साहब थोड़ा सा वो सांस ले रहे हैं, इसके बाद वो अपनी सियासत खेलेंगे। वो जब सियासत में आए थे, अगर काश वो सीधे रास्ते पे होते तो बलूचिस्तान भी ना निकलता। नवाज साहब मियां साहब का पॉइंट है वो ले लूं। मियां साहब आप इसके मतलब क्या कहेंगे? सवाल जी, मैं थोड़े से बारूद साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा बारूद साहब की इजाजत से कि अली अमीन गंडापुर साहब की बात हमने की, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी अपनी जाती हैसियत में वहाँ चक्कर लगा के आए हैं। खुद चले गए थे, अब भी चले गए थे पाकिस्तान में चक्कर लगा के आए। तो इसलिए कौमी जो दायरे में जो लोग हैं वो अपनी अपनी हैसियत में अगर कोई कोशिश करते हैं और उसके बाद एक प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर ला के मामला को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है, कि उसमें मेरा ख्याल में एक दूसरे को मतून करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें इस तरह की मसलहतों को नजरअंदाज करके और बिला वजह की दूसरा सवाल सुन लें क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है। ये मियां साहब से भी आगाज करते हैं। मियां साहब, ये जो इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी है, और कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान के मुशीर हैं उनमें ज्यादा वो है जिनका कारोबार लड़ाई है। मुस्लिम आजम नज़ीर तारिड़ है और एक हमारे इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो कभी इलेक्शन तो लड़े ही नहीं। वो वहाँ उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो पैदा करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट पैदा नहीं करती। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। ये किस तरह समझते हैं कि कितना डर लगा से रिजल्ट क्या निकलेगा? जी मियां साहब। जी देखिए, ये डेडलॉक तो बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए, और अगर पार्लियामेंट के ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि पार्लियामेंट ही तख्लीक करती है सुप्रीम कोर्ट को, तो उस तख्लीक के बाद उसका एहतराम तो करना चाहिए। वो तो इसलिए तख्लीक किया गया है ना कि अगर 2 ग्रुप मुतहारिब हों तो उनके दरमियान आपस में सुलह के लिए या उसके लिए इंसाफ के लिए एक ताकत मौजूद है। अब वो उसमें अपोजिशन ने भी किरदार अदा किया होगा पार्लियामेंट के उसमें, और हुकूमत ने भी किया होगा, लेकिन उसके बाद जब वो तकलीफ वजूद में आ गई है फिर तो उसका एहतराम लाजिम है। नवाज साहब आप इसमें शामिल हुए कि पार्लियामेंट का इरफान सिद्दीकी का भी ना है, सब कुछ ठीक है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, बात समझ लग रही है, वो सब कुछ कर सकती है। क्या ये भी कर सकती है कानूनी तरमीम कि जो ये असम्बली है ये कभी खत्म ही नहीं होगी और तमाम ये मेंबर हैं वो उस वक्त तक जब तक वो अपनी तबई उम्र पूरी नहीं कर सकेंगे वो मेंबर ही रहेंगे। तो इस तरह की कानून साजी का इख्तियार फिर बिल्कुल बादल पुदर आजाद है उसके पास। देखिए, ये असूल अगर तस्लीम कर लिया जाए, सब कुछ कर सकती है, तो फिर वो 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर देगी, फिर अगले 5 साल के लिए। जी इकबाल शायद साहब आपसे अर्ज करूं कि पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम हर तरह से, और उस पर हर इदारे को दूसरे का जो है एहतराम करना होता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है ना, अगर वो कोई काम करती है, वो अगर बहुत पहले कर लेती कि भाई ये भी खराबी है, ये भी खराबी है आइन के अंदर और हम आइन को ठीक करते हैं, तब तो ठीक है। अब तो एक जो है ना नेगेटिविटी सारी सोसाइटी में फैल गई है कि ये लोग अपने मतलब के लिए 2/3 मेजोरिटी और वो जो स्टोलन मैंडेट है उसको वो करने के लिए ठीक नहीं है। तो ठीक है जी, कम से कम ये तो टाइमली अगर करते फिर तो ठीक, वो कर लेंगे, 2/3 3/4 भी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वो लिस्ट ही उतार दी है जैसे पीटीए के मेंबर है कौमी असेंबली से।
मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ जनाब कि इरफान सिद्दीकी साहब बहुत मोहतरम, उनका विजडम लेके मुझे पता है कि बाप भाई सॉरी बाप है, चचा है, बेटी है, रिश्तेदार है, सारे के सारे कलेक्टिव विजडम उनका है, उनका कलेक्टिव विजडम इनको देता है। इरफान सिद्दीकी अगर ये विजडम रखते हैं फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है। एक आदमी को कंडम करने के लिए ठीक है, वो बंदा जो है खराब था, जो कुछ भी किया आप तो लोग क्या होगा? 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। देखे जी, वो राजा साहब भी जो है ना, मैं हमेशा कहता था कि वो राजा भी है, सिकंदर भी है, और जो है ना क्या कहते हैं सुल्तान भी है, तो वो नहीं मानेंगे। बात ये है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। एक शख्स ने पाकिस्तान को इस वक्त जिस मुसीबत में डाला है वो राजा साहब हैं। उन्होंने इलेक्शन जितने भोंडे तरीके से करवाए, तो मैं कहता हूँ कि शायद किसी जगह पे भी ऐसा हो, नई डेमोक्रेसी हो तब भी ठीक है। पाकिस्तान जैसा बेहतरीन मुल्क उनकी वजह से गलत हो रहा है, और राजा साहब को जो है ना कम से कम इसका वो देना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। मियां साहब ये बताइए कि IMF ने तो कर्जा पाकिस्तान को दे दिया है, तो अब $7 बिलियन दे दिया, पता नहीं कौन सी कितनी किस्त वो देगा, कौन सी चीज पैसे वापस ले जाएगा, क्योंकि हमने कर्ज भी देना है और वापस भी करना है। 73% तो हमने बजट का देना होता है सिर्फ सूद पर। और ये बताइए, स्टॉक एक्सचेंज आसमानों की बात कर रहा है, RFBI का जो है वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये सेंस क्या है? ये बादशाह मैं अर्ज करूं कि IMF का ये जो किस्त मिल गई है उस पर बहुत ज्यादा खुश होने की मेरे ख्याल में हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो कर्जों की अदायगी में चली जाएगी, मामला हमारा तो फिर वहीं का वहीं है। और इस वक्त जो परेशानी है मुझे फाइनेंस के उसकी एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये है कि हमारे मुल्क के फाइनेंस मैनेजर जो है इस वक्त बेइंतहा इज़्तिरारी कैफियत में मुझे नजर आते हैं। इस तरह की इज़्तिरारी कैफियत है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, इस क्वार्टर का रेवेन्यू टारगेट जो है वो सिर्फ 43% कंप्लीट हुआ है, और ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है कि जी रिकवरी करें, मार्केट में जान नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, फैक्ट्रीज बंद है। ये तो 50,000 रुपये तक भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद फिर आदमी ना तो कार खरीद सकता है, तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अगर प्रॉपर्टी ना सके तो सारा रियल एस्टेट बैठ जाएगा। तो अगर रियल एस्टेट बैठ गया तो जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें अरबों रुपए जो आते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इम्पोर्ट नहीं होगी तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं मिलेगी, लोकल सेल नहीं होगी तो एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी। आज पूरे तसलसल से आज ये ऐलान होता रहा है कि जी FBR ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में कोई शख्स नॉन फाइलर नहीं रह सकता, जो नॉन फाइलर होगा उसका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा। अच्छा, सिस्टम में, और फिर ये इतनी जल्दी कि आज 30 सितंबर खत्म होने में 3-4 दिन बाकी हैं, और ऐसे मौके पे इस तरह के हेरासमेंट वाले ऐलानात कर देना जो है वो बिजनेस के माहौल को और टेम्पो को ही खराब कर देते हैं, जो पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अब बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि लोग अपनी रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नॉन फाइलर में आ रहे हैं और बैंक उनसे एक्सेसिव टैक्सेशन काट रहे हैं। और इसी तरह से अब अगर ऐसे लोगों को जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं और सिस्टम उनको वो नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनके वो ACL में डाल देंगे, तो ओवरऑल एक माहौल जो पहले ही बहुत ज्यादा कारोबारी डिप्रेस्ड है वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। नवाब साहब ये बताइए, वज़ीर पाकिस्तान बाहर के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो एक तो इस पर जरा कमेंट्स कीजिए। दूसरा, वहाँ का दौरा क्या इतना अहम था कि वहाँ जिन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं तो उससे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट के कोई चांसेस हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो 200 से हम बेचने जा रहे हैं वो तो कोई ले नहीं रहा है। कैसर बंगाली ने कहा कि ना कोई हमारे साथ से दे रहा है, ना हमें कर्जा दे रहा है। शाह साहब आप देख लीजिए, इंडिकेटर सारे आपके सामने हैं जी। अब वो बाहर हमेशा आते जाते रहते हैं, अगर इतना कंडीसिव होता उनका आना जाना बाहर से तो पाकिस्तान तो बहुत आगे ही चला गया होता। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ना कोई बात कर सकता है। ये जो है यहाँ यही हाल है, ये वहाँ बाहर जा रहे हैं जी, वहाँ से ओरिजिनल ब्रांडेड जूते, सूट्स और बहुत कुछ और चीजें। एक वो क्या कहते हैं, हम लोग जाते हैं तो वो हम विंडो शॉपिंग करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है तो वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं। मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिला है।
काउंटर प्रोडक्टिव है इनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए जी। अच्छा, आप एक अफवाह है नवाब साहब कि मियां नवाज शरीफ फ्रांस जा रहे हैं, वहां से लंदन जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया जाए। दोनों खबरों को किस तरह देखते हैं? अब देख लीजिए, मैं बज़ों खुद समझता हूँ कि मैं हुक्मरान हूँ और मेरी ये हालत है, तो ये खुद सीधे रास्ते पे आ जाए जी। अल्लाह ताला ने कहा है ना, सिरात मुस्तकीम कुरान में लिखा हुआ है, सीधे रास्ते पे आ जाए, सियासत के तरीके से करें। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं है, ये ताकत के लिए कर रहे हैं, पावर के लिए कर रहे हैं। यस, मैं समझता हूँ कि ये पावरफुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसा पावर हो गया है पाकिस्तान में, तो इनके पास पैसा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। अभी और कितना करेंगे जनाब? अब ये कि ये पाकिस्तान की सोचे, मियाँ साहब को मैंने 2013 में कहा था यौम तकबीर पे कि मियाँ साहब पाकिस्तान की सोचो, आप तारीख हो जाओगे। अब भी वो तारीख हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में चले जाएंगे। खुदा के लिए इनको समझाए आप लोग, पंजाब के जो आप समझाते हैं तो उन्हें समझो, तो हम क्या समझा सकते हैं? मियाँ साहब, आज लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त हुकूमत क्या रहेगी? महंगाई में तो पता नहीं कौन सर्वे करता है, स्टैटिस्टिकल डिवीजन से लेते हैं या खुद सर्वे करवाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई तारीख की सबसे कम सतह पर है। तो महंगाई का तो हमने आज तक जो इकानमी में पढ़ा, इकोनॉमिक्स में, वो तो ये है कि पावर ऑफ परचेज होती है कि आपके पास सेविंग कितनी है। क्या सेविंग है? बिजली के बिल देने के बाद आवाम के पास ये कहते हैं महंगाई कम होगी? नहीं सर, इंतहाई माजरत के साथ ये जो इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं या इजादा शुमार दिए जा रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। आप ग्राउंड रियलिटी को देखें, आप गलियों बाजारों में देखें, लोगों के हालात को देखें। वो पंजाब गवर्नमेंट ने वो बिजली के बिलों में कुछ रिलीफ दिया था, वो कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। उसके बाद वो 7 दिन गुजर गए, अब फिर वो वापस आ गया। तो इस तरह से आम आदमी की हालत तो वही है, बल्कि खराब से खराब तर होती जा रही है। तो आप तो कह रहे थे कि उनका पासपोर्ट टैक्स नहीं देगा, इनकम टैक्स वो जब्त कर लिया जाएगा, या नहीं उसका एयरपोर्ट पर दिखा दिया जाएगा कि नहीं देगा। तो ये आईटी की जो स्लो स्पीड है, यानी उसकी वजह से तो आईटी इंडस्ट्री बहुत शिफ्ट हो रही है। तो जैसे मैं पिछले दिनों एक फंक्शन में था आईटी के, और वहाँ सब लोग जो है बड़े अच्छे अच्छे कामयाब आईटी के एक्सपर्ट मौजूद थे, और वो सब यही रोना रो रहे थे कि जी इंटरनेट की स्पीड जो है इतनी स्लो कर दी गई है कि हमारा कारोबार जो है वो ठप हो गया। उसके बाद जो कारोबार चल रहा है, जो बेयकीनी की फिजा है, उसमें वो पेमेंट्स जो है वो सारी अपनी जो आईटी के फ्रीलांसर्स दुबई में और दूसरी जगहों में पार्क की जा रही है। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। सूरत ये है कि मुझे पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके आगे दीवार चीन, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 7वां इजलास, IMF के कर्जे, मुल्क में महंगाई है, अवाम कहती है मुल्क में महंगाई नहीं है, तारीख की कम तरीन सतह पर है, हुकूमत कहती है। IMF से कर्जा मिल गया है, ये खुशी की बात है। IMF का कर्जा मिलने के बाद तो वापस किस मुल्कों को जिनसे हम लोन लिया वो उनको जाएगा। पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया है वो 14.5 लिया है, और जब पूरी दुनिया से कई बार 4.5 है, दुनिया में 1% तक कर्जा मिलता है। मसाइल इतने ज्यादा है कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस होता जा रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। इस पर रियल एस्टेट भी बैठ चुकी है, रोजगार के मौके जो 26 इंडस्ट्रियों को चलाने वाली रियल एस्टेट है उसकी भी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। मुझे याद आ रहा था कि सुना यही और पढ़ा भी यही है कि बगदाद के अंदर कबूतरों की लड़ाई और फिर सुई में धागा डालना, और सुई के नक्के के अंदर कितने फरिश्ते जा सकते हैं। उलमा इकराम ये बाकायदा बहस और मुबासा में हुक्मरान तबका उस वक्त ऐश और इशरत में और लोगों को हर चीज़ के लिए बताता था कि यहाँ सब अमन है, और हलाकू खां बगदाद के दरवाजे पर खड़ा था। मुल्क की हालत यही है कि पाकिस्तान का नौजवान एहतजाज भी नहीं कर सकता और मायूस भी है। लेकिन ऊपर जो लोग हैं वो कहते हैं सब ठीक ठाक है। देखते हैं क्या होता है। दुआ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।